नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर जबरदस्त जीत हासिल की, दर्ज की बीजेपी ने। सत्ताधारी सरकार फिर से सत्ता में आने का यह काम 37 साल बाद हुआ है और दरअसल 1950 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने पूरे 5 साल पूरे किए हों और उसके बाद फिर सत्ता में वापसी की हो। तो जबरदस्त प्रदर्शन ना सिर्फ बीजेपी का बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। उधर समाजवादी पार्टी ने ताल ठोकी, अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन 125 पर सिमटी। 47 का आंकड़ा था पिछली दफा, तो सीटों में इजाफा हुआ, लेकिन बहुमत के नजदीक पहुंचने में नाकाम रहे अखिलेश। और हार के बाद अखिलेश यादव का पहला ट्वीट भी आया है। उन्होंने क्या लिखा? हमारी 2.5 गुना सीट और 1.5% वोट बढ़ा। हमने दिखाया बीजेपी की सीटें घटाई जा सकती हैं। बीजेपी का ये लगातार घटाव जारी रहेगा। आधा भ्रम छलावा दूर, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। अभी मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मायावती की पार्टी 1 सीट पर सिमट गई है। तो सुनिए मायावती क्या कह रही है। हर हाल में आजीवन जारी रखना है, जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं। जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों, प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है।
और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता, जिसकी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है। यह काफ़ी कड़वी व सीख लेने वाली भी है, जिसकी सज़ा भी। तो बीएसपी की अध्यक्ष, उनकी सुप्रीमो मायावती हार के बाद और जबरदस्त नुकसान हुआ है बीएसपी को, ना सिर्फ सीटों के लिहाज से बल्कि वोट प्रतिशत के लिहाज से भी। लगभग 13% वोट बैंक रह गया है बीएसपी का, 19 से 22% रहता था और एक के आंकड़े पर सिमट गई बीएसपी। कांग्रेस भी 2 सीटें, आरएलडी की 8 सीटें आई हैं, अपना दल की 12 सीटें आई हैं, तो 7वें 8वें नंबर पर खिसक गई है बीएसपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन मायावती कह रही हैं कि नतीजों से निराश होने की जरूरत नहीं और 2 अहम बातें कही मायावती ने। एक कि मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इसका नुकसान हुआ, और साथ ही साथ भ्रामक प्रचार हुआ, मीडिया ने भी बीएसपी को खारिज कर दिया। उसके चलते जो अगड़े थे, जो बीएसपी के साथ थे, वो समाजवादी के साथ तो नहीं गए, लेकिन वो इस तथाकथित भ्रामक प्रचार के चलते बीजेपी के साथ चले गए। वो कह रहे हैं लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं, इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र यादव, पंजाब में कमाल का प्रदर्शन करने वाली, सब पर झाड़ू लगा दी, आम आदमी पार्टी के विधायक, उनके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सौरभ, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले यूपी की बात, वो ज्यादा बड़ा राज्य है, आपकी जीत भी बड़ी है। तो मनीष, पहले तो मायावती के इस बयान पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। भ्रामक प्रचार कर दिया, जो अगड़े थे वो समाजवादी के पास नहीं गए, आपके पास आ गए, तो आपको फायदा हो गया। मुसलमान चले गए समाजवादी के पास, समाजवादी की ताकत बढ़ती दिखाई दी और उनका खाता साफ होता नजर आया। देखिए संदीप जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव पूर्व अपनी पार्टी का प्रचार करने का अधिकार है और चुनाव के बाद अपना विश्लेषण करने का अधिकार है और मायावती का प्रयोग कर रही है। उन्होंने अपनी हार के जो कारण निकाले हैं उसको उन्होंने जनता के सामने रखा है और जनता मीमांसा करेगी कि क्या यही कारण था उनसे मोहभंग का कि कुछ और था। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी, जो 37 साल का जो रिकॉर्ड टूटा, उसका बड़ा कारण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जहां कानून का शासन स्थापित किया, गरीब कल्याण को मिशन की तरह लिया, बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्था किया, पूर्वांचल में जो जापानी बुखार था उसका शमन किया, निर्बाध और पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सरकार ने सुनिश्चित की, एक्सप्रेस वे से लेके और गांव तक की सड़क को ठीक किया, किसानों के उपज का मूल्य दिया गया
तमाम ये कारण है जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहे थे। आपने किसानों का जिक्र किया मनीष, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं बहुत, क्योंकि हम लगातार कल से विश्लेषण कर ही रहे हैं। किसानी एक बड़ा मुद्दा लग रहा था, और मैं अभी पहले चरण के ही आंकड़े बता रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा गूंज थी। मैं लखीमपुर खीरी की बात नहीं कर रहा। 3 अक्टूबर को 4 किसान रौंदे गए, वहां पर बड़ा बवाल कटा। लखीमपुर खीरी में तो 8 की 8 सीट आप जीत गए, लेकिन पहले चरण में भी 58 सीटों में से 46 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, और समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन 12 सीट ही ले पाया पहले चरण में। तो किसानी क्या अब यह कहा जा सकता है? दरअसल इस विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। राष्ट्रीय फलक पर बड़ी गूंज सुनाई दी, लेकिन किसानी को लेकर कोई ऐसी गूंज नहीं थी उत्तर प्रदेश में। किसान दरअसल जात पात में बंट गया, वो किसान है ये भूल गया। क्या ये कहना सही होगा? नहीं संदीप जी, देखिए आज हम लोग के पास समय है, अगर एक दो विषय में जरूर रखना चाहता हूँ। और हमने चुनाव के दौरान जब कहा इस बात को, तो चूंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को अधिकार होता है, वो कहते हैं तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात से हम लोग से सहमत नहीं थे। देखिए दो बातें, देखिए मैं आंकड़े से बता देता हूँ। 2016-17 में उत्तर प्रदेश में 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, और वहीं 2021-22 में 58 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। ये अंतर था। और जिनसे देखिए आप मानिए, हम माने या कोई ना माने, लेकिन जिनसे खरीद होती है, जिनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है, वो बात मानते हैं इस बात को। गन्ना किसानों का हमने करीब 2 गुना भुगतान किया था। तीसरी बात देखिए, जो किसान आंदोलन था, और हम आज भी बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं, चुनाव जीत गया इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, सम्मान के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल एक किसान संगठन को ही पश्चिम का पूरा किसान मान लिया गया। आप तो उधर के ही रहने वाले हैं संदीप जी, आप बताइए कि उस संगठन के अलावा जो तमाम अन्य वर्ग थे, क्या वो किसानी नहीं करते थे? छोटे किसान नहीं, आपने जो आंकड़े दिए ना मनीष, अब तो जीत का जश्न आपने मना लिया, तो कुछ तथ्य अब मैं भी रख देता हूं। आपने जो रखे वो बिल्कुल सही, पर क्या ये सच नहीं है? और सरकार का आंकड़ा है कि किसान की प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन 27 रुपए है, 27 रुपए की आय है। आपने कहा गन्ना दुगना भुगतान किया। आपके गन्ना मंत्री थाना भवन से हार गए। गन्ने का भुगतान एक बड़ी समस्या थी। बिजली के दाम भी आपने चुनाव से ठीक पहले घटाए। 4 गुना बिजली के दाम है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन किया जाए तो। ठीक है, आपने किसानों को साधा या किसान जातियों में बट गए, पर किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या अभी भी वो जस की तस है? वो आपके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती है। किसानों ने भरोसा किया है, इस बात से मैं कतई इनकार नहीं कर रहा बीजेपी में। नहीं संदीप, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। हाँ, देखिए, जब आप तुलना किसी अन्य राज्य से करते हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा था, उत्तर प्रदेश की जनता पिछली और इस सरकार से तुलना कर रही थी। जब बिजली की तुलना कर रही थी तो 8-10 घंटे जिला केंद्रों को जो बिजली मिलती थी, वो 24 घंटे हमारी सरकार ने दिया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया। तो तुलना क्या होता है? तुलना ये होती है कि हम पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली मिलती थी, इस बार कितनी मिल रही है, और पिछली सरकार ने कितनी बिजली के दाम बढ़ाए थे और हमने कितने बढ़ाए थे। क्या आप हरियाणा, मुंबई या वहां से अगर आप तुलना करने लगेंगे तो ये आंकड़े पहले में तो अच्छे लगते हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात की मीमांसा की, हम लोग तो डिबेट में बैठते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्या लगता था कि 17 से पहले हमको अपराधियों से डरना पड़ता था। मतलब यूपी की जनता को लगा कि स्थिति बेहतर हुई है। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं और भरोसा जताया। वो भरोसा सत्येंद्र यादव आप क्यों नहीं कायम कर पाए? थाली में सजे हुए तमाम मुद्दे थे आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तर प्रदेश का जनमत नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी ने धन से, बल से और तमाम संस्थाओं को जबरन दबाव में लेकर इस जनमत को छीना है। उत्तर प्रदेश के जनमत को छीनकर
और सरकार बनाने का काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बीएसपी की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं बताना चाहूंगा इस टेलीविजन के माध्यम से, और तमाम सारे लोग जानते भी हैं, लोग बिल्कुल भी गलतफहमी में न रहें, ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का पूर्व निर्धारित सुनियोजित समझौता था। इस समझौते के तहत बीएसपी ने अपना सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफर किया है, और बीजेपी को उतना वोट ट्रांसफर किया है जहां जहां पर बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी और बीजेपी को मालूम था कि यहां समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, तो बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर किया। सत्येंद्र, ठीक है, अब मैंने सुना, मैंने बिल्कुल नहीं टोका, भड़ास निकली आपकी, थोड़ी भड़ास निकालने का मैंने मौका दिया। आपने कहा सर ये बहुत बड़ी राजनीतिक, सर ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है, ये भड़ास नहीं है, ये सोचने का, चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में देखिए महंगाई बेरोजगारी से लेकर क्या हालत है, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जनमत को छीन रही है तो ये अच्छे परिणाम नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूं जो छीनने की बात कर रहे हैं। जनादेश छीना नहीं जाता, जनता के इस आदेश को, जनता को इतना मासूम, इतना नादान मत समझिए। पंजाब में सीखिए, सौरभ भारद्वाज बैठे हैं, आम आदमी पार्टी ने कैसा सफाया किया, वहां पर भी मुद्दे थे, वहां पर भी लड़ाई थी, वहां पर भी साठगांठ बहुत हो रही थी। किसी भी, जब जो डकैत होते हैं कहीं डकैती करते हैं तो पूरे गांव में नहीं डालते हैं, एक घर के खाली, पूरे गांव में जाता है, एक घर लूटा जाता है। उत्तर प्रदेश एक घर था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस घर को लूटने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में भी आप देख लीजिए, कोई एक घर टारगेट होता था जिसको लूटा जाता था। उत्तर प्रदेश के जनमत की लूट हुई है, जनता ने भारतीय उत्तराखंड में भी जनमत लूट लिया, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, मणिपुर में भी। ये टेक्नोलॉजी इनकी काम की हर जगह, ये टेक्नोलॉजी। ओहो, पंजाब में केजरीवाल भी मिले हुए हैं, केजरीवाल भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी को ऐसी धूल चटाई है 3 चुनावों में। दिल्ली में बीजेपी के वो धुर विरोधी हैं, बीजेपी और केजरीवाल कदम ताल कर रहे हैं, है ना सर। पंजाब के किसानों ने जागरूक होकर इतना वोट किया कि भाजपा स्टैंड ही नहीं कर सकती थी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ ये नहीं किया कि पूर्ण रूप से जो है बीजेपी को रोकने का काम नहीं किया। किसानों ने आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया। किसानों ने जो संयुक्त किसान मोर्चे का एक धड़ा एसएसएम करके पार्टी बनाता है, उसमें बलबीर सिंह राजेवाल जो सबसे बड़े चेहरा थे, सबसे वरिष्ठ किसान नेता, वो 6ठे नंबर पर आते हैं समराला में। किसानों ने किसान नेताओं को वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को दे दिया, है ना सर। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के कल के आप संबोधन को, कार्यालय को सुनिए, कितने डरे हुए 2024 को लेकर। उन्होंने, उनका ये डर कल सामने इस बात को लेकर आया, उन्हें मालूम था उत्तर प्रदेश में अगर सरकार गई तो सीधी सी बात है कि 24 में उनका प्रधानमंत्री पद की बात आ जाएगी। सत्येंद्र यादव, 24 में कॉन्स्पिरेसी थियरी, साजिश, षड्यंत्र की बातें चुनाव से पहले बड़ी अच्छी लगती हैं। चुनाव के बाद देखिए, ये चुनाव का तकाजा होता है, यही हमारा लोकतंत्र है कि जनता ने आदेश दे दिया, विनम्रता से उसे स्वीकारो, जो गलतियां हैं कबूलो। लड़ाई अच्छी लड़ी भाई, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सही किया है कि 2.5 गुना सीट बढ़ गई, वोट फीसदी भी बढ़ गया, झूठ छलावा किया, चलिए दुष्प्रचार, इतने दबाव और उसको ठीक करेंगे, वो लड़ाई जारी है। के बाद अगर इतने सारे पूरी ताकतों का मुकाबला करने के बाद अगर हम यहाँ पहुंचे हैं, तो सोचिए अगर चुनाव जो है, अगर स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होता तो सरकार हमारी होती। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या हुआ? वो उन्होंने जो 217 का आंकड़ा छू लिया था 294 में से, सब कुछ हुआ था वहां पर। दीदी कैसे जीत गई, अखिलेश भैया कैसे हार गए, ये मतलब खिसियाट की भी एक सीमा होती है ना सत्येंद्र। नहीं सर, ये खिसियाट नहीं है, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी हैं और सरकार से लेकर और जितना उनका धनबल है,
सब चारों तरफ से उत्तर प्रदेश पे नजर थी, सबको मालूम था उत्तर प्रदेश जाने का मतलब प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से हटना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी दिल्ली से किसी भी 4 कीमत पे राज्यों नहीं में हटना वापसी चाहते। की है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। उत्तराखंड भी कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, वहां भी लेकिन 47 देश सीट की लेकर आई राजनीति को- बीजेपी। देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश है। बाकी राज्यों से देश की राजनीति को इतनी बड़ी संख्या, इतनी भारी अच्छा, तादाद में पंजाब से प्रभावित मतलब नहीं आप किया जा मानते सकता हैं बड़ी खबर नहीं आई। सौरभ भारद्वाज, पहले तो आप मेरे साथ थे एग्जिट पोल वाले दिन भी, आपके मुंह से निकला था 70, हमने कही थी 100 प्लस माइनस 11, बैंग ऑन थे हम। आप थोड़ा 2017 को लेकर असहज थे तो खुलकर ताल नहीं ठोक रहे थे, या ये उम्मीद से भी ज्यादा बम्पर वोटिंग कर दी, सीटें दे दी पंजाबियों ने आपको? संदीप जी, 2017 में हमें बहुत उम्मीदें थी पंजाब से, और जिस तरह से रिजल्ट आए थे उसके बाद हम लोगों ने मान लिया था कि पंजाब के बारे में जब भी हम लोग अपना मुंह खोलें तो इस बात से भी काफी ध्यान रखें कि अगले दिन भी आप लोगों के चैनल पे आना है। फिर जिस तरह से हम लोगों की ठुकाई जो है आपके चैनलों पे हुई थी, तो उससे सीख लेके हम लोग काफी ज्यादा कॉशियस थे कि पंजाब के बारे में जो है अपना अनुमान जो है, आपने देखा होगा कि मैंने अनुमान क्या बोला था। मैं अनुमान हर बार ये बोल रहा था, बीजेपी 5 से कम रहेगी, अकाली 20 से कम रहेंगे, कांग्रेस 30 से कम रहेगी, हम 70 से ऊपर रहेंगे। हाँ, ये सही, बिल्कुल यही बोला ये था। हमारा एक वर्स्ट केस लेके चल रहे थे, और ये बड़ी बात है कि मतलब कि हमारा जो हमारा रियलिस्टिक सिनेरियो था वो हमारा करीब 80-85 सीटों का था। तो हमारे भी रियलिस्टिक जो आकलन था उससे 5-6 सीटें जो है ऊपर जो आई हैं। मुझे लगता है कि आखिरी के 2 दिन के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत बढ़त या थोड़ी बहुत घटना बढ़ना होता होगा, जो हमारे अपने सर्विस के अंदर कुमार विश्वास के आरोपों का असर तो नहीं हो जाएगा, ये आशंका थी मन में। अब तो बोल सकते हैं ईमानदारी से आप कि इसकी आशंका ज्यादा क्योंकि 2017 में भी आप अगर देखें तो आखिरी के 3-4 दिनों में हिंदू कम्युनिटी, जो कि बेसिकली पंजाब में हिंदू इस तरीके से वोट करते हैं जिस तरीके से बाकी प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय वोट करता है, क्योंकि माइनॉरिटी का एक अपना नेचर होता है वोट करने का, वो अपनी राइट्स को लेकर थोड़े ज्यादा आशंकित रहते हैं, तो ज्यादातर वो वोट्स जो है एन ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमान और हिंदू और सिख का लेना देना नहीं है, इसके अंदर एक माइनॉरिटी का एक नेचर होता है। और जिस तरीके से 2017 में सीटों पर हिंदू तय करते हैं जीतेगा कौन पंजाब में। जी, तो 2017 में जिस तरह से अफवाह फैलाई गई कि अरविंद केजरीवाल जो है अलगाववादियों के साथ मिले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे तो आतंकवाद वापस आएगा, तो पंजाब का हिंदू इतना डर गया, सहम गया कि उसने पूरी वोटिंग जो है एक तो कांग्रेस को की, ऊपर से बीजेपी ने अपनी वोटिंग जो है वो सारी की सारी कांग्रेस में शिफ्ट कराई 2017 में। और हमें ये डर था कि जिस तरीके से 2022 में आखिरी 3 दिनों में तीनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, ये पंजाब को देश से तोड़ देंगे। हमें डर था कि कहीं तीनों पार्टियों का मिला जुला नैरेटिव जो है हिंदुओं के और हिंदू कम्युनिटी के दिल में बैठ ना जाए। ये विक्टिम कार्ड सब खेलना सीख गए हैं सौरभ। अखिलेश यादव भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सब मिल गए, पूरी कायनात मिल गई, और आपने तो मास्टरी कर ली है विक्टिम कार्ड की। हम तो जी देखिए आम आदमी हैं, इतने शरीफ हैं, इतने मासूम हैं, हमको सब घेरते हैं। पर ये जो जीत आप दर्ज करते हैं, अब मैं 2015 में वापस जाना चाहूंगा। दिल्ली मॉडल की भी जीत है, ये केजरीवाल मॉडल की भी जीत बताई जा रही है जो पंजाब में आपने दर्ज की। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें तमाम धुरंधरों का, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, विजेंद्र गुप्ता को छोड़कर, एक बड़े नाम को छोड़कर सबका सफाया। और यही हाल पंजाब में कर दिया। भाई ये क्या आदत हो गई है, जीतोगे तो बम्पर जीतोगे, वरना खाता भी नहीं खोलोगे। संदीप जी, मैं ये बात कल काफी टीवी चैनल्स पे कह रहा था कि ये जीत 2 महीनों के अंदर एक अलग जीत है। देखिए हर साल 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं, पार्टियां हारती हैं, पार्टियां जीतती हैं। ये जीत अलग जीत क्यों है? ये जीत अलग जीत इसलिए है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल लांबी से हार गए, सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से हार गए,
नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया अमृतसर से हार गए, चन्नी साहब 2 जगहों से लड़े, चमकौर साहब से भी हार गए, भदौर से भी हार गए। और यही चीज 2015 में थी जब शीला दीक्षित हारी, राजकुमार चौहान हारे, चौधरी प्रेम सिंह हारे, योगानंद शास्त्री हारे, डॉक्टर AK वालिया हारे, मतलब बड़े बड़े नाम सब लोग हार गए थे 2015 में। तो एक तो ये जो जीत है ये लगभग दिल्ली जैसी जीत है कि पब्लिक के बीच में, जनता के मन में इतना गुस्सा था, इन नेताओं के खिलाफ नहीं, इन पारंपरिक पार्टियों के खिलाफ इतना गुस्सा था कि जनता ये सोच रही थी कि बस इनको हटाना है, इनको किसी तरीके से विधानसभा से बाहर करना है। एक तो ये बड़ी चीज थी। और दूसरे मायने में जीत बड़ी इसलिए है संदीप जी कि देश में 75 सालों से चुनाव हो रहे हैं और अब तक सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और एक लेफ्ट, यही 3 ऐसी पार्टियां थी जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में सरकार बना पाई हैं। चाहे बसपा हो, सपा हो, TMC हो, TRS हो, TDP हो, DMK हो, AIADMK हो, PDP हो, NCP हो, कोई पार्टी जो है आज तक जो है दूसरे राज्य में नहीं पहुंच पाई। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ भाई, बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी हो 2 या ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है। जी सर, जी। तो हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है कि लोग अब हमें एक नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसकी बात हम दिल्ली में करते आ रहे थे, उसको पंजाब ने लिया। ये अपने आप में एक चुनौती भी है, ये अपने आप में एक चुनौती भी है। विकास पंजाब और उत्तर प्रदेश की कंपैरिजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती का कहना भ्रामक प्रचार हुआ जी, मुसलमान समाजवादी के साथ चला गया। हमारा अगला जो वोट बैंक था वो झूठे प्रचार में फंसकर कि भाई समाजवादी के पास तो नहीं जाऊंगा, BSP की नैया डूब रही है तो मैं BJP के साथ चला जाऊंगा। अखिलेश यादव झूठ छलावे की बात कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 2.5 गुना सीट तो बढ़ गई, पर झूठा प्रचार, झूठ छलावा ये चला, पर हम लड़ेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो परंपरागत वहां पर मजबूत पार्टियां थी पंजाब में, सबका सुपड़ा साफ कर देती हैं। तो यूपी और पंजाब दरअसल संदेश क्या है? एक जैसा संदेश है या अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग संदेश? देखिए, अलग अलग राज्य है तो संदेश भी अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो 2014 से जो पैटर्न आना शुरू हुआ वो अभी तक चौथे चुनाव में 2 लोकसभा निकल गए, अब 2 विधानसभा निकल गए, वो पैटर्न स्टेबल है। जहां तक मायावती जी का कहना है या अखिलेश जी का कहना है या यहाँ सत्येंद्र जी बोल रहे थे, मैं उस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। कारण ये है कि समाजवादी ने कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया है। समाजवादी का तो जब ये सिंपल मेजोरिटी से आए थे 2012 में, तब इनको कितने परसेंट वोट मिले थे? 29%, 29% में इन्होंने अपनी खुद की सरकार बना ली थी। तो समाजवादी का वोट तो वही है, मुद्दा बल्कि बढ़ा है। 31.5%, कुल मिलाकर 35% का आंकड़ा पार कर गए गठबंधन के साथ। 1.5% बढ़ा है, जो अखिलेश जी ने बोला भी है। मेरा पॉइंट यह है कि इनके हिसाब से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन हुआ क्या है 2014 ऑनवर्ड्स कि जो त्रिकोणीय कभी होता था यूपी, या कभी बसपा और सपा के बीच में जाता था, उसमें 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से पैटर्न बदल गया है और बीजेपी 40% पे खेलने लगी है उसके लिए। अब यह है कि समाजवादी का वोट कभी 40% नहीं रहा, तो अब वो जो आंकड़े का अंतर है वो 10 परसेंटेज पॉइंट का हो जाता है, जिसमें स्वीप हो जाती है पूरी पूरी। और दूसरी चीज हुई है कि जैसे जैसे बसपा का डिक्लाइन हुआ है, त्रिकोणीय भी नहीं रह गया। अब बेसिकली होता है कि समाजवादी और भाजपा इन दोनों के बीच में, और वहां 10 परसेंटेज पॉइंट का अंतर आ रहा है। तो वो पैटर्न जब तक बदलेगा तब तक भाजपा शायद उत्तर प्रदेश जीतती रहेगी। पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब एक बिल्कुल अलग टाइप का राज्य है। उत्तर प्रदेश तो जिसे कहते हैं उसको हार्टलैंड भी कहते हैं, इंडिया में बड़ा राज्य है और एकदम जिसे कोट अनकोट मेन स्ट्रीम राज्य है। पंजाब जो है वो एक सिख मेजोरिटी स्टेट है। दूसरा, पंजाब जो है अपनी कृषि के लिए जाना जाता है। तो इसमें 2 चीजें जो पंजाब में हुई हैं वो ये हुई हैं कि जहां भाजपा का प्रेजेंस केवल शिरोमणि अकाली दल के साथ था, वरना भाजपा हमेशा ही मार्जिनल फोर्स रही पंजाब में। थोड़ा सा अर्बन एरियाज में थोड़ा हिंदुओं का वोट मिल जाता था, वो भी जब होता था शिरोमणि अकाली दल से। तो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस, ये 2 वहां के वो हुआ करते थे। अब वहां क्या हुआ कि जो फार्म लॉज आए
और फार्म लॉस का बहुत ज्यादा नुकसान जो है पंजाब में, हरियाणा में, और थोड़ा सा गन्ना बेल्ट जो आपका उत्तर प्रदेश का है वहां पे हुआ। और उसका कारण ये था कि यहाँ प्रोक्योरमेंट होता था जो आपका वीट का और पैडी का, तो वहां किसानों को लगा कि हमारी जो सिक्योर्ड इनकम है वो यहाँ कम होने की आशंका है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरह से जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो पूरी तरह ओपन हो जाएगा, लिबरलाइज हो जाएगा, तो पुराना पैटर्न मंडियों का शायद इसको नुकसान पहुंचे। तो पंजाब में जब ये हुआ तो अकाली दल को एक झटका इसलिए पड़ा क्योंकि वो पुराने एलाई थे बीजेपी, तो जो बीजेपी पे गुस्सा पंजाब में आया वो अकाली दल की तरफ भी मुड़ गया। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि बहुत अजीब सी चीज की कि जो कल भी मैं आपके इधर सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं हमने बहुत देर कर दी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में। अब कितनी देर की ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो 2019 में अकेले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जो मोदी लहर कही जाती है 2019 की उसको 13 में से 8 सीटें जितवाई। हाँ एकदम। तो 2019 और 21 में इतना कौन सा बड़ा फासला है कि उनको बहुत पहले हटा देना तो असमंजस में थी कांग्रेस, उसका फायदा हो गया आम आदमी पार्टी को। सुकेश, आम आदमी पार्टी का जो ये फिनोमेना है, कई लोग तो अब ये कहने लगे कांग्रेस का विकल्प क्या, इशारा तो खैर आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आया, हम अब कांग्रेस का विकल्प बनेंगे, लेकिन ये मानते हुए कि ये सुनामी ही नहीं, जलजला, रिक्टर पैमाने पर 13-14 वाला जलजला लेकर आई है आम आदमी पार्टी पंजाब में, पर राष्ट्रीय फलक पर ताल ठोकी जा सकती है, ठोकनी चाहिए, हर राजनीतिक दल ठोकेगा, पर राष्ट्रीय पार्टी सही मायने में बनने में आपको संगठन भी चाहिए, कार्यकर्ता भी चाहिए। वो पैठ अलग अलग राज्यों में, हिंदी पट्टी में, उत्तर प्रदेश में आप 1% भी वोट नहीं लेकर आ रहे हैं, तो नॉट डिस्काउंटिंग द फैंटास्टिक विक्ट्री इन पंजाब, इन नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति से कैसे जोड़ते हैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में? देखिए, ये नई तरह की एक पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें आप काडर बेस्ड पॉलिटिक्स, जो पुराने ढर्रे की राजनीति थी, मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस तरह की राजनीति कर रही है। ना वो दिल्ली में उसने किया, ना उसने पंजाब में भी ऐसा कोई संगठन या काडर नहीं था। जहां काडर बनाने की कोशिश की है पहली बार इन्होंने उत्तर प्रदेश में, वहां उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। देखिए, नेशनल ऑल्टरनेट बनना, इसमें तो समय लगता है, लेकिन टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, एजीपी एक पार्टी थी, असम गण परिषद, हाँ। तो वो इतनी जल्दी सत्ता में आ गई थी 80 के दशक में, वो दोबारा नहीं आ पाए। आम आदमी पार्टी ने उनके रिकॉर्ड को बेटर किया, तो हम पहले वहां से एक पैरेलल खींचते थे कि एजीपी की जैसी कोई पार्टी आई जिसने पहली दफा में ही चौका लगा दिया। लेकिन दिल्ली में एक कौसाई स्टेट है, दिल्ली फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, बिल्कुल, तो वहां अपने प्रदर्शन से इन्होंने सबको चौंकाया। अब उसके 10 कारण दिए जा सकते हैं कि फ्री बीज की राजनीति की, और मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, और इसके बिना पे राजनीति, और बाकी जो है गुजरात मॉडल के बाद केजरीवाल मॉडल की गूंज करवाना चाह रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, लेकिन स्टेट दोबारा जीत के, देखिए, जनता का जो मैंडेट है ना, उससे बड़ा मैंडेट तो कोई होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर 4 स्टेट में बीजेपी जीती है तो जनता के मैंडेट से जीती है, और कहती है कि जनता ने मैंडेट दिया है। केजरीवाल ये कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब प्रधानमंत्री की माइक्रोकॉस्म में है, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, नई दिल्ली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां पे एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का दोबारा जीत का आना, इनफैक्ट तीसरी बार जीत का आना, पहले को मैं हटाता हूं क्योंकि 28 सीटें थी, तो एक नई तरह की राजनीति इन्होंने शुरू की। और बीजेपी की वेलफेयरिज्म और केजरीवाल मॉडल में एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी भी है। वही बात है ना कि आप जो राजनीति, लेकिन बीजेपी ने दशकों लगाया है इसमें, हाँ, उनका काडर लगा है इसमें, हाँ, वो खपे हैं इसमें, हाँ, और इसलिए वो एक नेशनल ऑल्टरनेट के तौर पे कांग्रेस के एक जमाना याद करिए जब ये था कि कांग्रेस के खिलाफ जनता दल और बीजेपी मिलके उन्होंने सरकार बनाई थी। एक जमाना ये है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलके भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये इतना गंगा में पानी बहा है।
इस बीच में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हो रहा है और यह पहला टेस्ट है उनका। पंजाब में अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तब वो राष्ट्रीय राजनीति में एक विकल्प की तरह देखे जाएंगे, क्योंकि पहला मौका है जब एक फुल फ्लेजेड स्टेट को वो गवर्न करेंगे। और अभी तक जो दिल्ली में ठीक रहा वो कभी एमसीडी पे, कभी एनडीएमसी पे, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर पे, कभी केंद्र सरकार पे फोड़ते थे, वहां ये मौका उनको नहीं मिलेगा। और अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट है यहां पर, ये नहीं कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा या वो कुछ ये मैंडेट बहुत जिम्मेदारी के साथ आया है। 92 सीट्स पंजाब का मतलब पंजाब जब अलग अलग हुआ 66 में, हरियाणा और हिमाचल जब बनाए गए तो शायद 90 सीट आई थी। उसके बाद उसको बेटर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो दिस कम्स विद अ बिग रिस्पांसिबिलिटी और ये टेस्ट जो है ये अहम टेस्ट है उनके राष्ट्रीय राजनीति में। गढ़ने में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी से 19 नहीं है। अब शपथ ग्रहण समारोह होगा शहीद भगत सिंह के गांव में और अंबेडकर वाद का नारा बुलंद कर दिया है। आजकल बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी कर रहे हैं। नई दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ, स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक क्लेवर पॉलिटिशियन है। उन्हें मालूम है कि पैन इंडिया एक फेनोमेना हो सकता है ये। और मायावती जबकि कमजोर हो रही है, काशीराम नहीं है, बीजेपी उस रेस में है, तो उसे बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ये नैरेटिव पकड़ लिया है जिसकी आउटरीच बहुत ज्यादा है। तो एक ब्रेक लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड, जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का और आम आदमी पार्टी ने झाड़ू लगा दी है सब पर पंजाब में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।